नमस्कार दोस्तों। गोपाल 360 स्टडी के इस सेशन में आज हम बात करेंगे सिंधु जल समझौते के बारे में। दोस्तों, जिस तरह से आज सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, जब 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी घटना हुई थी, उसके बाद इसको 23 अप्रैल 2025 को हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसको निलंबित कर दिया। दोस्तों, ये सिंधु जल समझौता है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि सिंधु जल नदी, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। इन सहायक नदियों में 5 ये पंच नदियां जो कहलाती हैं, इसमें झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी और सतलज और सिंधु, ये कुल मिलाकर के 6 जो नदियां हैं, मुख्य नदियां हैं। ये भारत के उत्तरी भाग में बहती हुई और पाकिस्तान में चली जाती हैं, जो जाके लास्ट में ये जो नदियां हैं अरब सागर में आकर के मिल जाती हैं। दोस्तों, ये अरब सागर में जाकर के मिल जाती हैं। तो अब सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि ये सिंधु नदी प्रणाली है क्या। सिंधु नदी, जो आज से करीब 4-5 करोड़ वर्ष पुरानी जो नदी है, ये नदी मानसरोवर, तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और ये लेह लद्दाख से बहती हुई पंजाब में प्रवेश कर जाती है। और इसी तरह से दूसरी जो नदी है, झेलम नदी, ये जम्मू कश्मीर के वेरीनाग से निकलती है और यहाँ चेनाब नदी में आकर के मिल जाती है और बाद में ये नदी जो है सिंधु नदी में आकर के मिल जाती है। तीसरी जो नदी है वो है चिनाब नदी। ये चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। ये चंद्र और भागा दो नदियां हैं, उनसे मिलकर के ये आकर के जस्सर की श्रेणियों से निकलती हुई और आगे जाकर के चिनाब नदी यहाँ सिंधु नदी में आकर के मिल जाती है। इसी तरह से व्यास नदी भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती हुई और रावी नदी मिल जाती है। और रावी नदी भी रोहतांग दर्रे से, जो हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू में है, ये निकल करके, और इससे दोनों ब्यास और रावी, ये दोनों नदियां जहां मिलती हैं पंजाब में, वहां पर एक बांध बनाया है दोस्तों, हरिके बांध। हरिके बांध से ये पानी जो है भारत जो है सिंचाई के रूप में काम लेता है और ये पानी हरिके बांध से गंगा नहर के द्वारा राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। दोस्तों, इस तरह से सतलज नदी है जो निकलती है राक्षस ताल से, जो मानसरोवर के पास एक नदी है, एक झील है राक्षस झील, यहाँ से ये निकलती है और आकर के ये भारत में बहती हुई ये सिंधु नदी में मिल जाती है, पाकिस्तान में जाकर के। सिंधु नदी है, इसको तिब्बत में सिंधी खम्मन के नाम से जानते हैं। सिंधी खम्मन इसके नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है शेर का मुंह। तो ये नदी जो है तिब्बत से निकलती हुई लेह लद्दाख में और सिंधु नदी जाकर के कहाँ मिल जाती है? पाकिस्तान में जाकर के अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से कुल 6 नदियां। अब चूंकि पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान में ये जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका पानी ये सीधे सीधे आ रहा है। और ये जो नदियां हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 93% वहां पाकिस्तान में अपनी विशेष बड़ी नदियां नहीं है, इसलिए वहां की जो पूरी कृषि है उस पर जो सिंचाई का कार्य होता है, करीब 93% भूमि की सिंचाई जो होती है इस नदी के पानी से ही होती है, सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी से ही होती है। दोस्तों, भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व इन नदियों में यहाँ नहरों का एक जाल बिछा दिया गया था। भारत सरकार ने क्या किया? नहरों का एक जाल बिछा दिया गया था। आज जो नहरीकरण है वो पंजाब, पाकिस्तान के हिस्सों में बहुत सुदृढ़ है, वहां पर नहरी प्रणाली बहुत अच्छी है, जिससे वहां पर इन नदियों का पानी आसानी से कृषि की सिंचाई के काम में लिया जा सकता है। लेकिन भारत में इस तरह की प्रणाली की अभी कमी है। अब दोस्तों, ये जो
47 में भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के बाद दोस्तों पानी की बात आई तो भारत ने, क्योंकि ये सारी नदियां जो हैं भारत के क्षेत्र से होकर निकलती हैं, तो भारत ने अपना दावा ठोक दिया कि ये सारी नदियां हमारे यहाँ से निकलती हैं, इसलिए इनका पानी हमें यूज करना है। लेकिन ये मसला आगे बढ़ा और बढ़ते बढ़ते ये जो है विश्व बैंक के माध्यम से एक समझौता हुआ। विश्व बैंक को एक मध्यस्थ बनाया गया और एक समझौता हुआ 19 सितंबर 1960 को एक समझौता हुआ जिसमें इन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को और 20% पानी भारत को देने की बात हुई। दोस्तों 80% पानी पाकिस्तान को, कौन कौन सी नदियों का? जो पश्चिमी नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, ये तीनों जो पश्चिमी नदियां हैं, इनका जो पानी है वो किसको मिलेगा? पाकिस्तान को। और ब्यास, रावी और सतलज, इन तीनों नदियों का पानी किसको मिलेगा? भारत को। यह समझौता हुआ। लेकिन भारत जो है सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी को भी काम में ले सकता है, सीमित रूप से। कैसे ले सकता है? सीमित रूप से। तो किस में ले सकता है? सिंचाई के लिए, कि भाई तुम सिंचाई कर लो। पानी को रोक नहीं सकते, बांध नहीं बना सकते, डैम नहीं बना सकते, पानी को रोक नहीं सकते। आप जो है आप इसको सीमित रूप में सिंचाई के लिए काम में ले सकते हो। कौन सा पानी? जो 80% पाकिस्तान को मिलता है, सिंधु, झेलम और चिनाब का। इसके अलावा असीमित रूप से किस रूप में ले सकते हो आप? इसको ले सकते हो नौवहन में, जैसे वुलर झील वगैरह में आप नौवहन का काम कर सकते हो। इसके अलावा विद्युत भी बना सकते हो, यानी गैर उपभोग में उसको काम में ले सकते हो आप। ये समझौता हुआ था 1960 में, सिंधु जल समझौते के नाम से जाना जाता है। और ये किसके मध्यस्थता से हुआ था? विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। दोस्तों इस तरह से भारत जो है, अब भारत ने क्या किया कि जो पानी है, ये 80% पानी जो पाकिस्तान के पास जा रहा है, ये पाकिस्तान के पास जा तो रहा है, लेकिन इसमें भारत भी पानी को काम में ले सकता है। किस रूप में? सीमित रूप में, सिंचाई रूप में भी ले सकता है। लेकिन भारत के पास ऐसी नहर प्रणालियां नहीं हैं या विकसित नहीं की जो पानी को सिंचाई के लिए काम में ले सके, और ना ही इस तरह का कोई प्रोजेक्ट जो है विद्युत उत्पादन के लिए या नौवहन के लिए जो है तैयार कर सके जिसका इसका पानी काम आ सके। दोस्तों भारत ने प्रयास किया था किशन गंगा जो डैम बना करके विद्युत बनाने का जो प्रयास किया था, उसमें पाकिस्तान को बड़ी आपत्ति हुई, जबकि भारत का उस पर हक है। तो इस तरह से ये समझौता जो हुआ था 1960 में हुआ था। लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 12 जनवरी 1961 को। ये समझौता लागू हो गया। दोस्तों तभी से ये भारत और पाकिस्तान के बीच में पानी का बंटवारा चलता रहा। भारत ने क्या किया, ये इसको ब्यास और रावी का पानी जब यहाँ इकट्ठा करके यहाँ पर एक बांध बना लिया जिसका नाम है हरिके बांध। ये पंजाब में है हरिके बांध, जहां से गंग नहर निकलती है। इस हरिके बांध पर इन दोनों नदियों का पानी इकट्ठा करके और यहां से गंग नहर के द्वारा राजस्थान को सिंचाई के लिए पानी दिया गया था। तो क्या भारत पानी को रोक सकेगा? हमारी सरकार ने यह घोषणा कर दी कि जब तक आतंकवाद पर रोक नहीं लगे, पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देना बंद नहीं करे, तब तक हम सिंधु जल संधि को स्थगित रखेंगे। अगर ये इस तरह से चलता रहा तो इस संधि को हम समाप्त कर सकते हैं, ये भारत ने पाकिस्तान को कहा है। अब दोस्तों आगे क्या हुआ? सिंधु, झेलम, चिनाब, इन तीनों का नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलता है और
रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों नदियों का पानी भारत को मिलता है। लेकिन जो तीनों नदियां भारत के पास हैं, इन नदियों का पानी और सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी, ये पानी ज्यादा है। यानी 80% पानी तो ये टोटल पानी का, सिंधु नहर जो प्रणाली है उसका 80% तो ये पाकिस्तान के पास हो गया, और केवल 20% भारत के पास है। भारत का रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों के नदियों को पानी पर पूरा अधिकार है। लेकिन विश्व बैंक ने इस समझौते के तहत एक सुविधा दे दी कि आप सिंधु, झेलम और चिनाब, इस नदियों के पानी को असीमित रूप से कृषि के काम में ले सकते हो। सीमित रूप से, सीमित रूप में, किस रूप में ले सकते हो? कृषि में ले सकते हो। और असीमित रूप में गैर उपभोग के रूप में, जैसे नौवहन के लिए ले सकते हो, बिजली बनाने के लिए काम में ले सकते हो। इस पानी को रोक नहीं सकते। रन ऑफ रिवर, यानी पानी जो है बहता रहेगा, आप रन ऑफ रिवर के रूप में इसको काम में ले सकते हो। इस पर विद्युत संयंत्र अपना स्थापित कर सकते हो, लेकिन इस पानी को रोक नहीं सकते, डैम नहीं बना सकते। सिंधु, झेलम और चिनाब पर भारत कोई डैम बना करके इसको रोक नहीं सकता। ये रोक भारत को दिक्कत कर रही है। क्यों कर रही है? कि क्योंकि भारत के पास ऐसी कोई प्रणाली, नहर प्रणाली नहीं है जिससे ये पानी सिंचाई के लिए काम में लाया जा सके। और इसके अलावा जल विद्युत के लिए अगर बनानी है तो यहां पर डैम भी बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए भारत ने, अब जब ये 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ था, और दोस्तों भारत सरकार ने इस पहलगाम हमले के पलटवार में पाकिस्तान पर आक्रमण किया और उसके अच्छे जो बेस थे, सैनिक बेस थे, उनको उड़ा दिया। दोस्तों चाचा ट्रंप भी इस बीच में कूद पड़े और अपनी वाही लेते हुए उन्होंने सीज फायर का ऐलान कर दिया। और जब सीज फायर का ऐलान हुआ, उससे पहले पाकिस्तान का एक पप्पू बिलावल बिलबिला गया, कहने लगा कि अगर सिंधु नदी का पानी रोक लिया तो खून बहा देंगे। दोबारा उसका वक्तव्य आया कि अगर सिंधु नदी का पानी रोक लिया तो हम सारी नदियों के ऊपर अधिकार कर लेंगे, आक्रमण कर देंगे। देखो क्या होता है। लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों? जल शक्ति मंत्रालय, हमारा जो जल शक्ति मंत्रालय है और मंत्री हैं CR पाटिल, इन्होंने सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का भारत के लिए कैसे उपयोग हो सकता है, इसके लिए प्री फिजिबिलिटी, पूर्व संभाव्य आकलन शुरू कर दिया है कि इस पानी को कैसे काम में लाया जा सके। हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि हम इस पानी को राजस्थान की तरफ मोड़ेंगे। क्या सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी रोका जा सकता है? दोस्तों ये करोड़ों वर्ष पुरानी नदियां हैं और इनका पानी को रोकना असंभव कार्य है, क्योंकि पानी अपना रास्ता खुद खोजता है। लेकिन कुछ संभावनाएं, पानी जो है, कुछ संभावना है जिससे पानी को रोक करके हम भारत के सूखे क्षेत्र जैसे राजस्थान को पानी उपलब्ध करा सकते हैं। वो किस प्रकार संभव होगा कि यहां पर जो ये पानी, ये सिंधु नदी है और ये सिंधु नदी लेह लद्दाख से होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। दोस्तों यहां पर क्योंकि यह ऊंची पहाड़ी है और ऊंची पहाड़ी से इस पानी को झेलम नदी के साथ लिंक कर दिया जाए। सिंधु नदी का जो लिंक है वो किसके साथ कर दिया जाए? झेलम नदी का। और झेलम नदी का लिंक जो है इसको कर दिया जाए चिनाब नदी के साथ, और चिनाब नदी का सीधा रावी, ब्यास जो नदी है यानी हरिके बांध से जोड़ दिया जाए। और यहां से ये झेलम नदी से और इन तीनों नदियों को एक लिंक से जोड़ दिया जाए तो ये पानी कहां इकट्ठा हो जाएगा? हरिके बांध में, पंजाब में हरिके बांध है, वहां इकट्ठा हो जाएगा। और दोस्तों यहां से जो गंग नहर है, जिसको हम इंदिरा गांधी नहर कहते हैं, उस नहर के द्वारा ये पानी कहां पहुंच सकता है? राजस्थान में पहुंच सकता है, राजस्थान की प्यास बुझा सकता है। अब दोस्तों ये जो पानी है इन तीनों नदियों का, कौन कौन सी?
इसी तरह से सतलज, रावी और ब्यास, इनको भी इंटरलिंक किया जा सकता है। दोस्तों ये काम बहुत आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है? कि ये जो क्षेत्र है, ये जम्मू कश्मीर का जो ये क्षेत्र है जहां पर ये नदियां, जिनको हम लिंक करने की बात कर रहे हैं, यहां पर पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं। और दोस्तों उन पीर पंजाल की पहाड़ियों से नहर निकालना सहज नहीं है। दोस्तों हमारे जल शक्ति मंत्रालय ने ये आकलन किया है कि करीब 200 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जाए। 200 किलोमीटर लंबी नहर बनेगी और उसके अलावा करीब 12 सुरंगें बनेंगी। क्यों? पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र से पानी लाना आसान नहीं है, तो करीब 12 सुरंगें बनेंगी जिससे पानी कहां तक पहुंच सकता है? राजस्थान तक पहुंच। तो एक तो हो गया कि किस तरह से पानी को लिंक करके राजस्थान में लाया जा सकता है। दूसरा, जो चिनाब नदी है, इस पर जो चल रहा है पाकुल दुल परियोजना चल रही है, जो दूसरी योजना चल रही है बुरसर। दोस्तों इन दोनों परियोजनाओं पर काम चल रहा है, बड़ी तेजी से काम चल रहा है। और इस नदियों पर एक नदी है मरुसुदर। मरुसुदर ये जो नदी है, इस पर ये पाकुल दुल परियोजना जिस पर 1000 मेगावाट बिजली बनाने का प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। इसी तरह से बुरसर पर भी 800 मेगावाट, बुरसर पर कितना? 800 मेगावाट बिजली उत्पादन की परियोजना चल रही है। तो इन पर बड़ा तेजी से काम हो रहा है। दोस्तों इस तरह से यहां पर पानी को आंशिक रूप से रोक करके हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा अब पानी जो है, क्योंकि पानी नदी पूरा पानी हम रोक नहीं सकते, वैसे तो हमारी सरकार ने कह दिया कि हम एक बूंद भी पानी पाकिस्तान को नहीं जाने देंगे। और अगर पाकिस्तान के पास एक बूंद पानी नहीं हुआ तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि 93% जो है सिंचाई इन्हीं नदियों से होती है। पाकिस्तान के पास अपनी कोई विशेष नदी नहीं है। अब जब पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। तो इस तरह से पाकिस्तान को घुटनों पे लाया जा सकता है। दोस्तों ये जो सिंधु जल समझौता है, चूंकि ये विश्व बैंक के सहयोग से हुआ है, पाकिस्तान ने बार बार विश्व बैंक के पास जाकर फरियाद की है, लेकिन विश्व बैंक ने भी कहा कि हम भारत को इस तरह से नहीं रोक सकते, क्योंकि भारत को इन तीनों नदियों का पानी लेने का हक है। किशनगंगा डैम बना था तो पाकिस्तान ने बड़ी हाय तो मचाई थी, लेकिन पाकिस्तान को ये जब पता चला कि विश्व बैंक ने सीधे संकेत दे दिए कि भारत किशनगंगा डैम बना सकता है, क्योंकि भारत रन ऑफ रिवर के रूप में इन तीनों नदियों का पानी काम में ले सकता है। दोस्तों अगर ऐसा संभव हुआ कि तीनों नदियों का पानी भारत अगर रोक ले, तो वो दिन नहीं दूर जब पाकिस्तान की हालत, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। और ये एक तरह से जल बम के रूप में काम में ले सकते हैं कि जब पाकिस्तान में बारिश होगी तो हम नदियों का पानी छोड़ करके वहां बाढ़ भी ला सकते हैं। ये युद्ध के समय की घटना हो सकती है। तो दोस्तों बहुत से इससे हमको लाभ भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस पानी को रोका जा सकता है? रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे बांध बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी नहर प्रणाली हमको विकसित करनी पड़ेगी। इन बांधों के लिए समय लगेगा, क्योंकि एक बांध बनाने में दशकों लग जाते हैं। तो दोस्तों भारत सरकार की अगर मंशा है और भारत सरकार की अगर इच्छा है, इच्छा शक्ति अगर है, तो ये संभव है। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान केवल इस मुगालदे में है कि इन तीनों नदियों पर हमारा अधिकार है, जबकि ऐसा नहीं है। तीनों नदियों पर हमको भी अधिकार है। और इस पानी को रोक करके भारत अपने उन प्रदेशों में, यूपी, एमपी, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, इन इलाकों के में पानी को नहरों के द्वारा भेज करके वहां सिंचाई के रूप में काम ले सकता है। यह संभव है या असंभव? आप
टिप्पणी करके नीचे लिखें कि काम ये हो सकता है, संभव है या नहीं। आप अपनी कमेंट करके जरूर लिखें। दोस्तों, इसमें एक वियना संधि काम आ सकती है। वियना संधि का एक लॉज है, लॉज ऑफ ट्रीटी अनुच्छेद 62। ये कहता है परिस्थितियों में कोई मौलिक परिवर्तन होता है, यह अपरिवर्तनीय परिवर्तन होता है, तो कोई भी देश या कोई भी पक्ष इस समझौते को छोड़ सकता है या तोड़ सकता है। दोस्तों, वियना संधि की जो ये लॉज ऑफ ट्रीटी है, अनुच्छेद 62 में ये थोड़ी सुविधा दी गई है। इसका उपयोग करके भी भारत इस संधि को तोड़ सकता है, और अगर ये संधि टूट जाती है तो भारत पाकिस्तान से आतंकवाद को हमेशा खत्म कर देगा। दोस्तों, हम पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहते। हकीकत तो ये है, पाकिस्तान जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि अच्छा शत्रु है और कमजोर शत्रु है, लेकिन हमें एक ऐसा बॉर्डर चाहिए, नहीं तो वरना फिर अफगानिस्तान और इन दो ईरान वगैरह से हमारी सीमाएं मिल जाएंगी और ये लोग अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर आतंकवाद को बढ़ावा देंगे। तो वियना संधि में जो लॉज ऑफ ट्रीटीज का जो धारा 62 है, तो ये हमें ये सुविधा दे सकता है। भारत सरकार को इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के द्वारा ये जो मौलिक परिवर्तन हो रहा है, मूल ढांचे में जो परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है, ये भी एक तरह से परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तन समझा जाएगा, और इसका सहारा लेकर के भारत जो है इस समझौते से पीछे हट सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको ये सेशन कैसा लगा, अपने कमेंट में जरूर लिखिए, और कमेंट में जरूर लिखिए कि भारत इस पानी को किस तरह से रोक सकता है। क्या भारत ऐसा कर सकता है? और अगर भारत ऐसा करता है तो पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, भारत को क्या लाभ होगा? आप अपने कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा, मेहनत करता हूँ, इसलिए आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।